हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। दोस्तों, इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की दूसरी कड़ी अर्थात मैक्स वेबर ने खुद आदर्श प्रारूप को किस प्रकार से अपने अध्ययन में प्रयोग किया था, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछली जो क्लास थी, इसमें हम लोग आदर्श प्रारूप का आखिर में मीनिंग क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझे थे। और आज इसी को हम लोग आखिर में मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में किस प्रकार से प्रयोग किया था, इसके बारे में समझेंगे। आदर्श प्रारूप जो है वह व्यवहारिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए तैयार किए जाते हैं, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो आदर्श प्रारूप हैं वह व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं, हमारे सामने जो भी व्यवहारिक समस्याएं दिखती हैं, उन्हीं के विश्लेषण के लिए या उन्हीं के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आदर्श प्रारूप तैयार किए जाते हैं। बहुत से शोधकर्ताओं को पूरा ज्ञान नहीं होता है जिनका उन्हें अपने अध्ययन में उपयोग करना होता है। आखिर में कोई अगर शोध करता है और उसे क्या क्या शोध करना है, उसको अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे शोध करना है, तो उसे कौन कौन से तथ्य अपने टॉपिक में लेना है, किन तथ्यों को निकालना है, उसके बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। और इसी कारण से उनका जो शोध कार्य होता है वह काफ़ी अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाता है। वेबर यह भी कहते हैं कि जो भी इतिहासवेत्ता रहे हैं, उन्होंने इतिहास की व्याख्या करने के लिए जो भी भाषा का प्रयोग किया है, उनमें सैकड़ों अस्पष्ट शब्द होते हैं। अर्थात ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग वो अपनी व्याख्या में किए होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह बहुत ही अस्पष्ट होते हैं। और ये जो अस्पष्ट शब्द होते हैं, ये सही भाषा की तलाश की और चेतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को अगर बोल दिया जाए कि जो पृथ्वी है उसकी जनसंख्या जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम बोल दें कि यह जो पृथ्वी है और इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी व्याख्या आप लोग करिए। तो आप सभी को यह पता है कि हाँ, पृथ्वी की जनसंख्या जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन आखिर में इसको सही तरीके से किस प्रकार से व्याख्या करें, बहुत सारे इसके कारण आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर इसकी एक सही व्याख्या करनी हो तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अस्पष्टता उसमें महसूस होगी कि आखिर में इसकी सही व्याख्या हम किस प्रकार से करें, किन किन तथ्यों को हम इसमें समाहित करें या न करें। तो इसको एक्सप्लेन करने में कि पृथ्वी पे जो जनसंख्या है मानव का, वह काफ़ी बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करने में ऐसे बहुत से शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए कि आखिर में इसकी सही अभिव्यक्ति क्या होगी, यह महसूस तो किया जाता है कि आखिर में इसको हम सही तरीके से किस प्रकार से स्पष्ट करें या एक्सप्लेन करें, लेकिन उस पर स्पष्ट रूप से जो विचार है वह नहीं हो पाता है। हम चाहते तो हैं कि इसकी व्याख्या हम सही से करें, किसी भी घटना की, किसी भी बातचीत की या किसी भी तथ्य की, लेकिन उस पे स्पष्ट रूप से हम विचार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वेबर इसीलिए कहते हैं कि जो समाज वैज्ञानिक हैं, इन समाज वैज्ञानिकों का यह दायित्व बनता है कि वे विषय वस्तु से अस्पष्टता को दूर करके और इसे बोधगम्य बनाएं। अर्थात बोधगम्य का अर्थ ये होता है कि समझने के लायक। तो ये आप लोगों को अक्सर करके समाजशास्त्र में खास करके जब हम वेबर को पढ़ते हैं तो ये हमें मिलता है वर्ड। तो सॉरी, इसको ये हो जाएगा बोधगम्य। ओके, तो बोधगम्य जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समझने के लायक बनाना, समझने के लायक बनाना। तो
बीबर कहते हैं कि यह हम समाज वैज्ञानिकों का दायित्व है कि जो भी किसी भी तथ्य की विषय वस्तु है उसकी अस्पष्टता दूर करके और हम उसे समझने के लायक बनाएं। जो भी इनमें अस्पष्टता दिखती है उसको हम दूर करें और इसे समझने के लायक बनाएं। जैसे कि उदाहरण के लिए बीबर ने कहा है कि सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार हैं। ये हम सभी को पता है कि उन्होंने सत्ता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं और इसके बारे में आगे हम लोग इसी लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उनका ऐसा मानना है कि जो ये तीनों सत्ता के प्रकार हैं, जो कि तर्क विधिक सत्ता है, पारंपरिक सत्ता है और करिश्माई या इसे चमत्कारिक सत्ता भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक तरह की सत्ता का पालन करने की जो प्रेरणा है या नेता की वैधता के दावे पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सी सत्ता किस प्रकार की है। जैसे मान लेते हैं कि ये सत्ता है। सत्ता में पहला प्रकार जो आता है यह होता है तर्क विधिक सत्ता। तो ये है तर्क विधिक सत्ता। दूसरा जो है यह है पारंपरिक सत्ता। तो इसको हम पारंपरिक सत्ता। तीसरा जो है यह है करिश्माई सत्ता भी इसे कहते हैं, करिश्माई सत्ता या फिर इसे ही चमत्कारिक सत्ता भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी समाज में या किसी भी जो सोसाइटी है वहाँ पर इन तीनों सत्ताओं का आखिर में हम किस प्रकार से विभेद करें कि किस समाज में कौन सी सत्ता पाई जाती है या किस समय में कौन सी सत्ता पाई जाती है। तो बेबर यह कहते हैं कि यह जो सत्ता है आखिर में तर्क विधिक सत्ता कौन सी होगी, पारंपरिक सत्ता कौन सी होगी या करिश्माई सत्ता कौन सी होगी, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें किस प्रकार से इस सत्ता का पालन किया जाता है या इसका नेता किस प्रकार से चुना गया है, जो नेता है वह किस प्रकार से चुना गया है, उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह तर्क विधिक सत्ता है या फिर पारंपरिक सत्ता है या फिर करिश्माई सत्ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई जो आईएएस लेवल का ऑफिसर है या जो भी सरकारी कर्मचारी जो चयन किए जाते हैं तो वो हमारे तर्क विधिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका जो चयन होता है वह एक वैधानिक तरीके से होता है। वहीं पर जो पारंपरिक सत्ता है तो इसमें जो जो भी उसका नेता चुना जाता है या जो लीडर चुना जाता है तो वह पारंपरिक स्तर पे चुना जाता है। अर्थात जैसे राजा है और राजा का जो पुत्र होगा वो भी राजा होगा बाद में जाके आगे फ्यूचर में। तो इसी प्रकार से जो पारंपरिक सत्ता होती है इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता का ट्रांसफर होता रहता है। यहीं पर जो करिश्माई सत्ता होती है तो इसमें जो भी नेता होता है या लीडर होता है उसको पूरी पब्लिक उसके कुछ विशेष लक्षणों के कारण उसे चुनती है और इसे ही करिश्माई लीडर या करिश्माई नेता कहते हैं। तो इस प्रकार से बेबर कहते हैं कि ये जो तीनों सत्ता है इनको पहचानने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि इनके कुछ खास अपनी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। लेकिन बेबर वहीं पर यह भी कहते हैं कि जो ये सारे सत्ता के रूप देखने को मिलेंगे समाज में, वह ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक समय में सिर्फ एक ही प्रकार की सत्ता देखने को मिलेगी। बेबर ऐसा मानते हैं कि ये तीनों सत्ता एक समय में समाज में दिखाई दे सकती है। अर्थात सत्ता का जो प्ररूप है वह हमें एकदम अस्पष्टता समाज में दिखाई देता है, क्योंकि ये जो इसका वास्तव में देखा जाए तो सत्ता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि आखिर में इसको परिभाषित अलग तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए हमें इनके विशेष लक्षणों को समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से वेबर कहते हैं कि इसी के लिए जैसे कि अलग अलग सत्ता के प्रकार हैं तो इनके लिए हमें अलग अलग आदर्श प्रारूप तैयार करने पड़ेंगे और उसी से हमें यह समझने में स्पष्टता होगी कि आखिर में कौन से तथ्य
किस कैटेगरी में आते हैं या कैसे उन्हें दूसरों से अलग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बेबर द्वारा निर्धारित आदर्श प्रारूप कौन कौन से थे। इन्होंने 3 आदर्श प्रारूप को प्रयोग किया था, जिसमें पहला जो है यह है विशिष्ट ऐतिहासिक तत्वों के आदर्श प्रारूप। अब विशिष्ट ऐतिहासिक तत्वों के आदर्श प्रारूप कौन से हैं ये समझते हैं हम लोग। बेबर ने संपूर्ण ऐतिहासिक तत्व, जो भी इतिहास के तत्व हैं, उनमें खास विशेषताओं को लेकर, जो भी ऐतिहासिक तत्व हैं, सभी ने ऐतिहासिक तत्वों को देखा, दरखाइम ने देखा, कांटे ने देखा, कार्ल मार्क्स ने देखा, लेकिन बेबर का देखने का नजरिया अलग है। इन्होंने ऐतिहासिक तत्वों में से खास विशेषताओं को लेकर और पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप निर्मित किया है। इन्होंने उनका यह बताने का प्रयास था कि आधुनिक पूंजीवादी कार्यकलापों के आर्थिक विचार और कल्विन धर्म की प्रवृत्तियों में काफी निकटता देखने को मिलती है। ये ऐसा मानते हैं कि जो ऐतिहासिक तत्व थे उनमें से इन्होंने कुछ खास विशेषताओं को निकाला और उससे इन्होंने पूंजीवाद को जोड़ के देखा कि आखिर में पूंजीवाद का किन किन तथ्यों से ज़्यादा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। इन्होंने इन पूंजीवाद, जो उस समय का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और उस समय की जो आधुनिक पूंजीवादी जो कार्यकलाप हो रहे थे, उनका आर्थिक विचार, अर्थात उनमें जो भी लोग लगे हुए थे, संलग्न थे इन कार्यकलापों में, उनकी किस प्रकार के सोच थे और जो कल्विन धर्म की प्रवृत्तियां थी, इनमें क्या संबंध था। तो इन्होंने पाया था कि इस पूंजीवादी जो कार्यकलाप थे या जो पूंजीवादी व्यवस्था थी और जो कल्विन धर्म की प्रवृत्तियां हैं, मतलब जो लोग कल्विन धर्म को फॉलो करते थे, उनमें काफी निकटता देखने को मिली। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के लक्षण में काफी समानता देखने को मिली थी और उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कल्विन धर्म के ऐसे पक्ष जो कि पूंजीवादी प्रकृति के विकास में काफी ज्यादा महत्व रखते थे, उन्हीं को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इग्नू का आर्टिकल है और मैं इसी से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि आखिर में बेबर ने किस प्रकार से अपने प्रयोग में इन्होंने आदर्श प्रारूप को लिया था। तो बेबर के अनुसार पूंजीवाद का मूल रूप उस उद्यमी प्रवृत्ति में निहित है जिसका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ पाना और अधिकाधिक संग्रह करना है। क्या कहते हैं बेबर? बेबर कहते हैं कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद, इसका मूल जो रूप है वह उस उद्यमी प्रवृत्ति में निहित है, अर्थात जो लोग उसमें संलग्न थे कार्य करने में, तो ये उद्यमी प्रवृत्ति क्या थी? इसका उद्देश्य ही था कि अधिक से अधिक हमें लाभ कमाना है और अधिक से अधिक संग्रह करना है। ये लक्ष्य कार्य और उत्पादन के तार्किक संगठन पर आधारित हैं। यहाँ पर आप लोग एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और यहीं से कोई लाइन जो होती है वह एग्जाम में पूछ दी जाती है, तो इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर में बेबर ने इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि जो ये लक्ष्य है, कौन से लक्ष्य? जो कि अधिक लाभ पाना और अधिक से अधिक हमें संग्रह करना है। तो ये लक्ष्य जो है वह कार्य और उत्पादन, अर्थात हमें कार्य करते रहना है और उत्पादन करते रहना है, इसके तार्किक संगठन पर आधारित है। लाभ की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का मेल, जो लाभ की इच्छा है और तार्किक अनुशासन, अर्थात हमें किस प्रकार से एक तार्किकता पर आधारित हमें रह के और फिर कार्य करना है। तो यह जो लाभ की इच्छा है और तार्किक अनुशासन का मेल है, यही ऐतिहासिक दृष्टि से जो पाश्चात्य पूंजीवाद की विशिष्टता का आधार है, अर्थात जो पश्चिमी देशों में पूंजीवाद का फैलाव हुआ
उसकी विशेषता का आधार यही है कि उन लोगों के अंदर लाभ की इच्छा थी और एक तार्किक अनुशासन था कि हमें अपना कर्म करना है और हमें जो भी इससे लाभ मिल रहा है उसको संग्रहित करते रहना है या इकट्ठा करते रहना है और फिर उसे हमें उसी उद्यमी में या उसी उद्यम में या उसी बिजनेस में फिर से लगाना है। लाभ की इच्छा जो होती है, या बेबर कहते हैं कि जो लाभ की इच्छा है, यह सट्टेबाजी अथवा विजय या फिर साहस से संतुष्ट नहीं होती है। जो लाभ की इच्छा है, यह हम सिर्फ किसी सट्टेबाजी से या फिर कहीं किसी पे हमने विजय प्राप्त कर ली या इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं, इनसे लाभ की इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यह तो अनुशासन और तार्किकता से ही संतुष्ट होती है। वेबर ऐसा कहते हैं कि जो लाभ की इच्छा है, यह सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और तार्किकता से ही संतुष्ट होती है। ऐसा आधुनिक राज्य या तर्क संगत नौकरशाही के कानूनी प्रशासन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इन्होंने कहा है कि ऐसा आधुनिक राज्य या तर्क संगत नौकरशाही के कानूनी प्रशासन के द्वारा ही संभव हो सकता है, जो कि अनुशासन भी हो जिसमें और तार्किकता भी पाई जाए। तो यह हम सभी जानते हैं कि जो नौकरशाही होती है, इसमें हमें दोनों देखने को मिलता है। इस प्रकार पूंजीवाद को ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असीमित लाभ प्राप्त करने के लिए नौकरशाही तार्किकता के अनुरूप काम करता है। इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद को हम ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि असीमित लाभ प्राप्त करने के लिए नौकरशाही जो है उसकी तार्किकता के अनुरूप कार्य करता है। अर्थात इनमें तार्किकता पाई जाती है कि हमें अगर काम करना है तो क्यों करना है, हमें लाभ अर्जित करना है और उसी लाभ को फिर से हमें अपनी पूंजी में लगा के फिर उससे लाभ कमाना है। तो यह इनकी तार्किकता होती है। बीबर ने यह दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आर्थिक गतिविधि और कल्विन सिद्धांतों के तत्वों के बीच काफी समानता पाई जाती है। इन्होंने कहा है वेबर ने कि जो आर्थिक गतिविधि है और जो कल्विन सिद्धांत है, आर्थिक गतिविधि और जो कल्विन सिद्धांत है, इनके तत्वों के बीच में काफी समानता पाई जाती है। आखिर में कल्विन सिद्धांत है, इनके क्या विचार थे, तो इसको यहाँ पर दिया गया है कि कल्विन धर्म की नैतिकता के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सामान्य जन से ऊपर है। यह कल्विन धर्म की मान्यता है। मनुष्य को पृथ्वी पर ईश्वर के गौरव के लिए काम करना है और ऐसा तर्क संगत तरीके से और लगातार तथा नियमित रूप से मेहनत करना है। व्यक्ति चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसका यह दायित्व है कि वह दैनिक जीवन में नैतिक आचार विचार अपनाकर ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करे। यहाँ पर जो कल्विन धर्म है, उसका मानना ही है कि ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए भेजा गया है। व्यक्ति चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन वह व्यक्ति का दायित्व है कि वह दैनिक जीवन में नैतिक आचार विचार को अपनाकर, अनैतिकता के साथ नहीं, नैतिक विचारों के साथ ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य वह पूरा करें। ऐसे व्यक्ति के लिए परिश्रम ही पूजा है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कैल्विन, यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझिएगा कि हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो कैल्विन धर्म है उसकी मान्यताओं में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, तो इससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हीं से पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि आखिर में कैल्विन धर्म में कौन कौन सी विशेषताएं पाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर कि कैल्विन धर्म में यही मान्यता मानी जाती है कि व्यक्ति के लिए परिश्रम ही पूजा है और आलसीपन की उसकी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात आलस्य की उसके जीवन में कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें वैध आर्थिक गतिविधि से धन कमाना निहित है।
इसमें वैध आर्थिक गतिविधि से हम अवैध तरीके से धन नहीं कमा सकते हैं, बल्कि वैधता के साथ हम सही तरीके से आर्थिक गतिविधियों से धन कमा सकते हैं। कल्विन सिद्धांत का यह विशिष्ट तत्व पूंजीवादी प्रवृत्ति के अनुरूप है। इसका आधार एक व्यवसाय में योग्य तरीके से काम करने के जीवन मूल्य को कर्तव्य और सदाचार मानना है। कल्विन धर्म और पूंजीवाद के बीच घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर कैल्विन जो धर्म है और पूंजीवाद है, इन दोनों के बीच में वेबर ने काफी घनिष्ठ संबंध देखा था। वेबर द्वारा परिभाषित पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था के उदय की यह स्थिति केवल पश्चिम देशों में ही रही है। वेबर ने ऐसा माना था कि यह जो प्रवृत्ति पाई गई थी, जो कि धर्म को पूंजीवाद से जोड़ना, या जो धर्म की सोच थी और वही वहाँ के आर्थिक जो व्यवस्था थी या जो पूंजीवाद थी, उसकी सोच, दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती, तो यह जो संयोग था यह सिर्फ पश्चिमी देशों में ही मिला था। इसीलिए यह ऐतिहासिक दृष्टि से एक खास घटनाक्रम है, क्योंकि यह किसी अन्य देश में नहीं देखने को मिला था। कल्विन नैतिकता में धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का एक संयोग है, जो न तो कैथोलिक धर्म में है, न ही हिंदू धर्म में, इस्लाम, कन्फ्यूशियस धर्म, यहूदी तथा बौद्ध धर्मों में ऐसा संयोग पाया जाता है। अर्थात ये जितने भी धर्म हैं, अगर हम सिर्फ कल्विन या इसे हम प्रोटेस्टेंट बोलें, इसको अगर छोड़ दें तो हम कैथोलिक भी देखेंगे तो जर्मनी में और यूरोप में यह धर्म देखने को मिला था या है, लेकिन उसमें भी यह लक्षण नहीं पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की तो मान्यता ही यही है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस्लाम धर्म में भी यह मान्यता नहीं देखने को मिली, कन्फ्यूशियस धर्म में भी नहीं मिली, यहूदी में भी नहीं है, और ना ही बौद्ध धर्मों में ऐसा संयोग पाया जाता है। वेबर ने इन सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को यह बात स्पष्ट हो गई है। अब यहाँ पर सामाजिक यथार्थ के अमूर्त तत्व के रूप में मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप को किस प्रकार से प्रयोग किया था, इसको हम लोग समझते हैं। तो यह इनका दूसरा पॉइंट है। सामाजिक यथार्थ अर्थात जो सामाजिक वास्तविकता होती है, इसके ये तत्व अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पाए जाते हैं, जैसे कि नौकरशाही, सत्ता के प्रकार और क्रिया के प्रकार इन अमूर्त तत्वों के प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। जो सामाजिक यथार्थ अर्थात समाज में जो भी हमें वास्तविकता दिख रही है, तो इसमें ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि नौकरशाही, नौकरशाही में भी बहुत से ऐसे तत्व हमें देखने को मिलेंगे जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सत्ता के प्रकार हैं और क्रिया के प्रकार हैं। इन तीनों को आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इसी लेक्चर में। नौकरशाही की बात यदि करें तो नौकरशाही में मैक्स वेबर ने औद्योगिक समाज में किसी संगठन के लक्ष्यों की विवेकपूर्ण तरीके से प्राप्ति करने के लिए नौकरशाही को अपरिहार्य माना है। यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह नौकरशाही की परिभाषा या नौकरशाही की जो विशेषता है, इसको मैक्स वेबर ने समझाया है या इसको बताया है। मैक्स वेबर ने ऐसा कहा है कि जो औद्योगिक समाज है, इसमें किसी संगठन के लक्ष्यों की विवेकपूर्ण तरीके से, हम जब भी तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण की बात आएगी तो यहाँ पर हम नौकरशाही को रखेंगे, क्योंकि नौकरशाही तार्किकता या विवेक के आधार पर ही कार्य करती है। तो इसीलिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही को अपरिहार्य माना है। यहाँ पर अब हम इनके नौकरशाही के डिटेल में समझते हैं कि इन्होंने इसके आदर्श प्रारूप की व्याख्या किस प्रकार की है।
वेबर के अनुसार नौकरशाही जो है वह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के तर्क संगत अथवा कुशल प्रयासों के लिए सर्वोत्तम प्रशासनिक स्वरूप माना जाता है। यह जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, ये जो है लाइन है, ये सेंटेंस आपको नौकरशाही की परिभाषा वेबर के अनुसार बताता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि नौकरशाही संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अर्थात ऐसे लक्ष्य जो कि संगठित तरीके से हैं, इनकी प्राप्ति के तर्क संगत अथवा कुशल प्रयासों के लिए सर्वोत्तम प्रशासनिक स्वरूप माना जाता है। यह हम सभी जानते भी हैं कि जो आदर्श प्रारूप है, जो आइडियल टाइप है, यह वेबर ने बनाया ही उसी के लिए है कि जिस भी तथ्य का हम अगर आदर्श प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो वह उसका सर्वोत्तम रूप हो, अर्थात वह उसकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको अच्छे फॉर्म में करें। वेबर द्वारा निर्धारित नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में अनेक तत्व शामिल हैं। वेबर ने यहाँ पर नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में इन सारे तत्वों को शामिल किया था, जैसे कि उच्च श्रेणी का विशिष्टीकरण इसमें पाया जाता है, अर्थात इसमें विशेषीकरण अलग अलग कैटेगरी में पाई जाएगी। स्पष्ट रूप से निर्धारित श्रम विभाजन होता है, जैसे कि अगर मैनेजर है तो मैनेजर का काम करता है, या जो क्लर्क है वो क्लर्क से अपना जुड़ा हुआ भूमिका निभाता है या उससे जुड़ा हुआ कार्य करता है। तो उच्च श्रेणी का विशिष्टीकरण और स्पष्ट रूप से निर्धारित श्रम विभाजन पाया जाता है, जिसमें सरकारी कार्य के रूप में काम को बांट दिया जाता है। इन्होंने इसकी एक आदर्श प्रारूप का पहला पॉइंट तो इन्होंने यही बताया कि जो नौकरशाही है उसमें यह गुण पाया जाता हो। दूसरा इन्होंने कहा है कि सत्ता का पद जो है वह क्रमानुसार ढांचा में पाया जाता है, जिसमें निर्देश और दायित्व के क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण हो। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता का पद है, अर्थात जिस भी किसी अगर एक गवर्नमेंट जो ऑफिस होता है वहाँ की अगर हम हायरार्की देखें कि किस प्रकार से एक पद दूसरे पद से उच्च होता है या निम्न होता है, तो इनमें जो पद हैं इनमें क्रम पाए जाते हैं और इनमें किसको निर्देश देना है और उन्हीं से संबंधित कुछ उनके दायित्व भी होते हैं। अब जैसे मैनेजर को मान लेते हैं तो मैनेजर निर्देश देने का भी काम करता है, लेकिन उनके कुछ अपने दायित्व भी होते हैं कि उनको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से सत्ता का पद क्रमानुसार ढांचा होता है, जिसमें निर्देश और दायित्व के क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण होता है। ग है नियमों की औपचारिक संस्था होती है। नियमों की औपचारिक संस्था का अर्थ यह है कि जहां पर लिखित कार्यवाही हो। जो भी चीज़ है, जैसे अगर हमें एक छुट्टी ही लेना है कि हमें कल के लिए अवकाश चाहिए, तो हम ऐसे मुंह से बोल के और मैं अपने सीनियर से ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि सर मैं कल नहीं आऊँगी और मुझे छुट्टी दे दीजिए। वहाँ पर हमें लेटर लिखना पड़ेगा और बकायदा उसके लिए रीज़न भी देना पड़ेगा कि मैं इस कारण से छुट्टी ले रही हूँ। तो नियमों की औपचारिक संस्था जिसमें संगठन का काम काज चलाया जाए तथा प्रशासन लिखित प्रलेखों पर आधारित हो, तो यह भी इसका एक प्रारूप है। घ है संगठन के सदस्यों पर संगठन के सदस्यों के परस्पर तथा इनकी सेवाएं लेने वालों के साथ निर्वैयक्तिक संबंध हो, अर्थात पर्सनल संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम घर के अपने परिवार के सदस्यों के साथ जैसा संबंध रहता है, ऐसा संबंध यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में फॉर्मल रिलेशन कहते हैं। तो ये जो होता है वह निर्वैयक्तिक संबंध, अर्थात हम अपने दोस्त रिश्तेदार या परिवार के संबंधों के जैसे हम वहाँ पर संबंध नहीं रख पाएंगे। जो है अधिकारियों की नियुक्ति जो होती है
वह योग्यता और तकनीकी ज्ञान के आधार पर होती है। अर्थात जब भी किसी अधिकारी की नियुक्ति होती है तो बाकायदे उनका एग्ज़ाम होता है, उनके नॉलेज को चेक किया जाता है और उस प्रकार से जो उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल है या उपयुक्त है उसी का चयन किया जाता है। अच्छा है, दीर्घ अवधि की नौकरी हो तथा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति हो। तो ये भी इसका एक इन्होंने प्रारूप बताया है नौकरशाही का, कि यहाँ पर जो नौकरी होती है वह काफ़ी दीर्घ अवधि की होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी जो जॉब करता है तो जो रिटायरमेंट का एज है वह लगभग 60 ईयर्स का होता है। तो इस प्रकार से या जब भी कोई अगर नौकरी ज्वाइन करता है तो लगभग 60 वर्षों तक वह नौकरी कर सकता है। तो दीर्घ अवधि की नौकरी हो और इसमें वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाई जाती है। अर्थात जो जितनी ज़्यादा वरिष्ठ या सीनियर होता है या जितने ही योग्य होता है उसी के अनुसार उनकी पदोन्नति का प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। यह है निश्चित वेतन और निजी तथा सरकारी आय के बीच स्पष्ट विभेद हो। तो इन्होंने बताया है कि जो इसका यह प्रारूप है वह यह है कि जो भी नौकरशाही में होते हैं उनके निश्चित वेतन होते हैं और उनका निजी और सरकारी आय के बीच में अंतर देखने को मिलता है, चाहे वह कोई भी नौकरशाही पाई जाए। आधुनिक पूंजीवाद के उदय से पहले भी वेबर ऐसा कहते हैं कि जो आधुनिक पूंजीवाद की व्याख्या इन्होंने की है, इससे पहले भी विश्व के अनेक भागों में विकसित नौकरशाही के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन पूंजीवाद के अंतर्गत पाई जाने वाली नौकरशाही, जो पूंजीवाद की व्याख्या वह कर रहे थे उस समय में, इसके अंतर्गत जो नौकरशाही पाई जा रही थी वही आदर्श प्रारूप से ज्यादा मेल खाती है। वेबर ने नौकरशाही के इन अमूर्त तत्वों के आधार पर ही एक निश्चित व्यवस्था की व्याख्या की। अर्थात जब इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स को जब इसमें जोड़ा है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, इसके लक्षण को बताते हैं, इसके प्रारूप को बताते हैं और इन सभी से मिलकर नौकरशाही बनती है। तो नौकरशाही जैसे ही हम बोलेंगे यह सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मैक्स वेबर की सत्ता के प्रकार समझ लेते हैं कि इन्होंने आखिर में सत्ता के प्रकार में किस प्रकार से अपनी व्याख्या की है। सत्ता के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता के अनुरूप ही इसके आदर्श प्रारूप बनाए हैं और यह है पारंपरिक सत्ता, तर्कविधिक सत्ता और करिश्माई अथवा इसे चमत्कारिक सत्ता भी कहते हैं। पारंपरिक सत्ता जो होती है वह प्राचीन रीति रिवाजों और नियमों की पवित्रता में विश्वास पर आधारित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पारंपरिक सत्ता दे देगा और इसी के सामने ये इसकी परिभाषा दे देगा या इसके लक्षण कैरेक्टरिस्टिक को दे देगा कि प्राचीन रीति रिवाजों और नियमों की पवित्रता में विश्वास रखने वाली सत्ता कौन सी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पारंपरिक सत्ता होती है। तर्क पर आधारित सत्ता जो होती है वह कानूनों, आदेशों और प्रावधानों पर आधारित होती है, यह हम सभी को पता है। करिश्माई सत्ता जो होती है इसका आधार नेता के व्यक्तित्व में निहित होता है या अनुयायियों द्वारा मान लिए गए असाधारण अथवा चमत्कारी गुण के कारण होता है। जैसे कि अगर कोई जो बहुत सारे धर्म के आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे आप बाबा रामदेव को देख सकते हैं या बाबा रामदेव को देख सकते हैं या एक इधर एमपी में कुछ निर्मल बाबा करके हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी सत्ता देखने को मिलती है कि जिसमें लोग ऐसा मान लेते हैं, जनता खुद ही मान लेती है कि इनमें कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं या इनमें कुछ असाधारण सा गुण है और उसके कारण उन्हें
खास बना दिया जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो महात्मा गांधी को हम मान सकते हैं कि ऐसा जब उनके व्यक्तित्व को देखा जाता है तो माना जाता है कि उनके में कुछ ऐसे असाधारण से व्यक्तित्व थे जिसके कारण वह लोगों से अलग माने गए और जिन्होंने जो देश की आज़ादी थी उसमें लगभग लगभग पूरे देश की जनता का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व को हम असाधारण मान सकते हैं। इसी प्रकार से अब ऐसे व्यक्ति में लोगों को विश्वास होता है, जो ये करिश्माई सत्ता होती है, इसमें ऐसे व्यक्ति में लोगों को विश्वास हो जाता है तथा वह उनकी श्रद्धा का पात्र बन जाते हैं। अवधारणा के इस आदर्श प्रारूपों का उपयोग वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था को समझने में किया जाता है, जैसे कि अभी महात्मा गांधी का उदाहरण हम लोग समझे। इनमें से ज्यादातर व्यवस्थाओं में प्रत्येक प्रारूप के अंश पाए जाते हैं, अर्थात ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि किसी एक में ही हम सिर्फ किसी एक ही के गुण को पा सकते हैं। लगभग लगभग मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैक्स वेबर ने कार्य के प्रकार में किस प्रकार से यूज किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें सामाजिक कार्य को भली भांति समझने का प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि सामाजिक कार्य के कारण और प्रभावों के कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या की जा सके। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो सामाजिक कार्य जो भी किए जाते हैं इनको हमें समझने के लिए सामाजिक कार्य में अगर कोई सामाजिक कार्य हो रहा है तो इनकी कार्य में जो कार्य कारण संबंध है कि आखिर में यह कार्य हो ही क्यों रहे हैं, इनको समझने के लिए हमें जो व्याख्या है इन्होंने कार्य कारण संबंधों के आधार पर कर सकें। इसके लिए इन्होंने समाजशास्त्र में सामाजिक कार्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने माना है कि हमें जो सामाजिक कार्य हैं इसके भी प्रारूप को तैयार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहाँ सामाजिक कार्य की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दी जा रही हैं। पहला है, इनमें सभी प्रकार का मानवीय व्यवहार शामिल है, अर्थात जो सामाजिक कार्य होता है इनमें सभी प्रकार के जो मानवीय व्यवहार हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी कार्य को हम सामाजिक कार्य मान लेंगे, तो जो मानवीय व्यवहार हैं इन्हीं को हम सामाजिक कार्य के अंतर्गत में रखेंगे। इससे मानवीय व्यवहार को व्यक्तिपरक अर्थ मिलता है। आखिर में जो सामाजिक कार्य हैं उनसे क्या अर्थ निकलेगा या इसके बीच में कारण क्या है या जो कार्य कारण संबंध है यह क्या है, तो इसको समझने के लिए जो मानव के व्यवहार हैं इनको एक व्यक्तिपरक अर्थात कि जिसे समझ सके हम, भावनाओं से संबंधित जोड़ के हम समझ सकें, ऐसा अर्थ मिलता है। अगला पॉइंट है कि इसमें कार्य कर रहे व्यक्ति अथवा समूह परस्पर व्यवहार को ध्यान में रखते हैं। जब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति या समूह हो तो जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वह दो व्यक्ति हो या दो समूह हो या पूरे समूह के सदस्य हैं, वह एक दूसरे के व्यवहार को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसकी दिशा निश्चित होती है। तो यहाँ पर कार्य जो होता है, सामाजिक कार्य की जो विशेषताएं हैं, यह 4 प्रकार की विशेषताएं मैक्स वेबर ने बताई हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक कार्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं। तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें सभी प्रकार का मानवीय व्यवहार शामिल होता है, उसे हम सामाजिक कार्य कहते हैं। इससे मानवीय व्यवहार को व्यक्तिपरक अर्थ मिलता है। इसमें कार्य कर रहे व्यक्ति अथवा समूह परस्पर व्यवहार को ध्यान में रखते हैं और इसकी दिशा जो होती है वह निश्चित होती है। इस प्रकार सामाजिक कार्य का जो शुद्ध प्रारूप बनाना
समाजशास्त्रियों के लिए एक आदर्श प्रारूप की तरह सहायक होता है, जिसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और जिसमें अस्पष्टता नहीं होती है। यह वेबर ने कहा है। सामाजिक कार्य सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। यहीं पे अभी हम लोगों ने समझा कि सामाजिक कार्य जो होता है वह क्या होता है, मानवीय व्यवहार ही होता है। तो जो सामाजिक कार्य है वह सामाजिक व्यवहार को ही दर्शाता है। इस अवधारणा का उपयोग समाज विज्ञानी और समाजशास्त्री दोनों करते हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक कार्य को सामाजिक विज्ञानों में प्रेक्षण की उचित इकाई माना है, अर्थात सामाजिक कार्य को सामाजिक विज्ञानों में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और माना गया है कि हमें इसका भी निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि आखिर में सामाजिक कार्य क्या होते हैं और यह किस प्रकार से समाज में कार्य करते हैं। कोई कार्य सामाजिक तब कहा जाता है जब इसे करने वाला ऐसे व्यवहार करे कि उसका कार्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए हो। यहाँ पर यह सामाजिक कार्य की परिभाषा है कि सामाजिक कार्य जो है वह तब माना जाएगा जब इसे करने वाला ऐसे व्यवहार करे कि उसका जो कार्य है या कार्य करने का तरीका है वह एक या अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करे। जैसे कि माना जाता है कि दो व्यक्ति आपस में जब बातचीत करते हैं तो चूंकि इसमें दोनों व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो उसे हम सामाजिक कार्य कह सकते हैं। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम व्यापक रूप से सामाजिक कार्य की अवधारणा का उपयोग किया गया और इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक कार्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत का आधार है। यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि वेबर ने सामाजिक कार्य के 4 प्रकार भी बताए हैं। वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक कार्य बताए हैं और ये कौन से हैं? ये हैं, सबसे पहला जो है वह लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य, दूसरा जो है वह मूल्यों के संदर्भ में कार्य है, तीसरा पारंपरिक कार्य है और चौथा जो है वह भावात्मक कार्य है। इनका वर्गीकरण इसके स्वरूप अथवा दिशा के अनुसार होता है। लक्ष्यों के संदर्भ में तार्किक कार्य का वर्गीकरण उन दशाओं अथवा साधनों के द्वारा किया जाता है जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने तार्किक रूप से चुने गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। कैसे? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को नेट का एग्जाम देना है या फिर आप लोगों को असिस्टेंट जो प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो आप लोगों को देना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यह टारगेट या लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया कि हमें नेट का एग्जाम देना है या फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। टारगेट हमने निर्धारित कर लिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी गतिविधियां या कौन कौन से कार्य हमें करने हैं। सबसे पहला ये हो जाएगा कि जैसे आप लोग समझेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, इसका सबसे पहले हम वो देखेंगे। अगर हमें कहीं किसी कोचिंग की सहायता लेना है तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कौन कौन सी किताबें खरीदेंगे, कितने समय तक हमें पढ़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है और किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये सभी इस लक्ष्य से प्रभावित होती हैं, अर्थात हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह तार्किक कार्य कहलाएंगे। तो ये जो है ये पहली कैटेगरी में आ जाता है कि लक्ष्यों के संदर्भ में जो कार्य किया जाता है। तो इसमें हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन का प्रयोग करते हैं या जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनको हम इन कैटेगरी में रखते हैं। मूल्यों के संदर्भ में कार्य का वर्गीकरण जो होता है वह किसी निरपेक्ष मूल्य के प्रति तार्किक दृष्टि के आधार पर किया जाता है। जैसे कर्तव्य, सम्मान या किसी उद्देश्य के प्रति निष्ठा के चरम आदर्श के लिए किया गया कार्य। जैसे कि अगर कोई सैनिक है और वह
देश की रक्षा के लिए सीमा पर अगर शहीद हो जाता है तो यह मूल्यों से संबंधित कार्य कहलाएगा। पारंपरिक कार्य के प्रारूप का वर्गीकरण लंबे समय से चले व्यवहार, रीति रिवाज और आदतों के अनुरूप किए गए कार्य से होता है। अर्थात जो भी पारंपरिक कार्य होता है, जैसे कि हम जो भी परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं, जो हमारे तीज त्योहार मनाने के तरीके हैं, या जो बहुत ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और उन्हें हम करते हैं, तो यह पारंपरिक कार्य में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीति रिवाज की बात आती है, या फिर लंबे समय से चले जो व्यवहार हैं उनकी बात आती है, तो यह पारंपरिक कार्य में आ जाता है। प्रभाव पर आधारित कार्य का वर्गीकरण भावात्मक प्रभाव से निश्चित होने की दिशा के अनुसार किया जाता है, या इसके निर्धारण में कार्य करने वाले पर पड़े विशिष्ट प्रभाव और भावात्मक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात यहाँ पर हम भावनाओं की प्रधानता ज्यादा देखने को हमें मिलती है। वास्तविकता में इन चारों प्रकारों की सामाजिक कार्य का मिला जुला रूप ही पाया जाता है, लेकिन विश्लेषण और समझने के लिए इन्हें शुद्ध या आदर्श प्रारूपों में विभाजित कर लिया जाता है। वेबर ऐसा मानते हैं कि कोई भी समाज है, वहां पे कोई भी जो कार्य है, या हम लोग अभी इसके पीछे जो सत्ता के प्रकार की बात किए थे, उसकी चर्चा किए थे, तो उसमें यह देखने को मिलता है कि किसी भी समाज में सिर्फ कोई एक प्रकार हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि सभी का मिला जुला रूप मिलता है। और इसी से प्रत्येक को अलग करने के लिए आखिर में उसका शुद्ध रूप कौन सा होगा या उसका आदर्श प्रारूप कौन सा होगा, इसी के लिए हम उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए प्रारूपों का व्याख्या करते हैं या प्रारूपों को तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है कि तार्किक कार्य के आदर्श प्रारूप से असंगत विचलन को आंका जा सकता है, क्योंकि जो तार्किक कार्य है, इस तार्किक कार्य का हमने आदर्श प्रारूप बना लिया कि हमें लक्ष्यों पर आधारित काम करना होगा, वह तर्कों पे आधारित होता है। इस तरीके के जो प्रारूप हमने जब बना लिए, तो इससे जो भी चीजें नहीं मैच करेंगी, जो तथ्य इससे नहीं मैच करेंगे, उनको इनके विचलन के रूप में हम मान लेंगे। जैसे कि अगर हमारा लक्ष्य ये है कि नेट का एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है और हमने पढ़ाई शुरू कर दी है, लेकिन उसी बीच में अगर हम अपने कहते हैं कि अच्छा चलो 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, या थोड़ा बैठ के टीवी देख लेते हैं, या थोड़ा घूम के आते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस लक्ष्य के जो प्राप्त करने के क्रियाकलाप थे उनमें शामिल नहीं है। तो इससे हम उसको अलग से छांट सकते हैं कि यह कहीं न कहीं इसके विचलन का काम कर रहा है, अर्थात यह उस तर्क आधारित कार्यों से मेल नहीं खा रहा है। तथा यह समझा जा सकता है कि वह कार्य चारों जो प्रकार हैं, इनमें से किससे अधिक मेल खाता है, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से वह किससे ज़्यादा मेल खा रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने तीसरा जो प्रयोग किया था आदर्श प्रारूप का, वह किया था व्यवहार विशेष की पुनर्रचना के लिए। यह क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इस प्रारूप में ऐसे तत्व शामिल हैं जिनके आधार पर किसी व्यवहार विशेष की तार्किक पुनर्रचना होती है। वेबर कहते हैं कि व्यवहार विशेष की पुनर्रचना, इसका अर्थ समझिए आप लोग कि कोई भी व्यवहार विशेष अगर है, किसी विशेष प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं, तो उसकी फिर से रचना किस प्रकार से होती है, इसके लिए आदर्श प्रारूप कैसा होता है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे उदाहरण के लिए वेबर के अनुसार आर्थिक सिद्धांत की सभी मान्यताएं किसी विशेष परिस्थिति में लोगों के संभावित व्यवहार के आदर्श प्रारूपों की संरचनाएं ही हैं, जैसे कि जब लोग पूरी तरह आर्थिक आधार पर ही व्यवहार करें। अब इसको हम लोग समझते हैं। वेबर के अनुसार
आर्थिक सिद्धांत की सभी मान्यताएं, जो भी आर्थिक सिद्धांत की मान्यताएं हैं कि हमें किस प्रकार से आर्थिक जो स्थिति है उसमें हमें सुधार करना है या उसमें किस प्रकार से संलग्न रहना है, कैसे कार्य करना है, तो इन सभी की जो मान्यताएं हैं किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष परिस्थिति में लागू होती हैं और लोगों के संभावित व्यवहार अर्थात लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इनके आदर्श प्रारूपों की संरचनाएं ही, इनके अपने कुछ आदर्श प्रारूप होंगे कि आखिर में जो मान लेते हैं कि आर्थिक व्यवस्था जो है या अर्थव्यवस्था इसे मान लें, तो इसमें हमें कार्य करने के लिए जितने लोग भी इसमें संलग्न होते हैं कार्य करने के लिए, उन सबकी सोच काफ़ी एक जैसी होगी, व्यवहार करने के तरीके काफ़ी एक जैसे होंगे। जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं तो सारे बिजनेसमैन के कार्य करने के या सोचने के किस प्रकार से हमें लाभ अर्जित करना है, इन सारे चीज़ों के तरीके, व्यवहार करने के तरीके एक जैसे होंगे। तो इसी को कहते हैं कि जब लोग पूरी तरह आर्थिक आधार पर ही व्यवहार करें, जब पूरी सारे के सारे लोग, जब जितने लोग इस कार्य में संलग्न हैं, ये सारे के सारे लोग आर्थिक आधार पर ही व्यवहार करें, तो इसी से हम आर्थिक सिद्धांत का, लोगों के व्यवहार करने के तरीकों का आदर्श प्रारूप निकाल सकते हैं। इसमें आवश्यकता व पूर्ति के कानून, जो ये अर्थव्यवस्था होती है या आर्थिक स्थिति होती है या जो आर्थिक जो सिद्धांत है, इसके अनुसार इसमें आवश्यकता और पूर्ति के जो कानून होते हैं कि किस प्रकार से हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है या इनकी पूर्ति किस प्रकार से करना है, इनके लिए कुछ कानून होते हैं। वस्तुओं की उपयोगिता की सीमा क्या है, आखिर में किस सीमा तक कोई वस्तु मार्केट में ज़्यादा उपयोगी है, जैसे कि सोना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वहीं पर दाल को हम सोने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कौन सी वस्तुओं की उपयोगिता ज़्यादा है, इसकी भी अपनी सीमा है। तो इन सभी का हम आदर्श प्रारूप तैयार कर सकते हैं। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति की आवश्यकता के अनुसार उनकी कीमत नियंत्रित करती है। बाजार जो होती है, इसमें वस्तुओं की पूर्ति की आवश्यकता, इन्होंने कहा है कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति, कितनी ज़्यादा वस्तुओं की पूर्ति हो रही है, यही आवश्यकता के अनुसार उनकी कीमत नियंत्रित करती है। किस प्रकार से, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि कोई, जैसे शादी ब्याह का माहौल हमारे यहाँ देखने को मिलता है, तो इसका भी सीजन चलता है। आप लोग देखेंगे कि जैसे फरवरी से लेके और जब ये मार्च, फिर आपका मई से लेके जून तक की जो ये सीजन शादियों के चलते हैं, तो इसमें जो सोने के दाम होते हैं या फल सब्जियों के दाम होते हैं या जो भी, अगर मान लेते हैं कोई मैरिज हॉल बुक किया जाता है, तो उसकी कितनी ज़्यादा मांग है, उसके अनुसार उसका जो प्राइस होता है या रेट होता है वह बढ़ जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। तो यही कहते हैं वेबर कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति ही, जो वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है वही आवश्यकता के अनुसार उसकी कीमत को नियंत्रित करती है। जिसकी मांग ज़्यादा होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमत होती है। इसी तरह उपभोग के लिए वस्तुओं की उपयोगिता अधिक है या कम है, हम जो भी चीज़ें उपभोग कर रहे हैं उसके लिए वस्तुओं की उपयोगिता जो है वह ज़्यादा है या कम है, वह इस पर निर्भर होती है कि बाजार में उपभोग के लिए भी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि जिस सीजन में टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, अगर मान लेते हैं टमाटर जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो आपको टमाटर बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखेंगे भी नहीं और वहीं पर वह टमाटर जो होते हैं वह आपको 100 रुपये किलो मिलेंगे। तो लोग खरीदने वालों की भी संख्या कम हो जाती है। या इसी प्रकार से गर्मी के दिनों में धनिया देखेंगे, धनिया बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे धनिये का जो प्राइस है या रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेबर कहते हैं कि जो
उपभोग के लिए वस्तुएं हैं या हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगिता रखती हैं, कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, वह इस पर भी निर्भर करती हैं कि बाजार में उपभोग के लिए वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जब कम मात्रा में उपलब्ध होगी तो वह ज़्यादा महंगी होगी या उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। आर्थिक सिद्धांत अपने मूल रूप में आर्थिक व्यवहार के अनुरूप चलते हैं। वेबर कहते हैं कि जो आर्थिक सिद्धांत है यह मूल रूप में अपने आर्थिक व्यवहार के अनुरूप ही चलते हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित ही व्यवहार किए जाते हैं। यह मूल रूप निश्चित तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो यह इनके व्यवहार विशेष की पुनर्रचना थी कि कोई व्यक्ति अगर किस प्रकार से व्यवहार करता है तो उसके लिए आखिर में क्या उपयोगिता है समाज में उसकी, या जो समाज में किसी भी चीज की क्या महत्व है, उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी निर्भर करता है या परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप को अपने इन तीनों जो अवधारणाएं हैं इसमें इन्होंने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी इग्नू की शब्दावली आती है, इसको मैं समझा देती हूँ, थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो कि हमें दिख तो जाते हैं लेकिन इसका हमें समझ में नहीं आता है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है इसी को हूबहू एग्जाम में उठा के पूछ दिया जाता है कि यह परिभाषा किसकी है या यह किसकी कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है। तो हम लोग इस जो भी कभी चैप्टर खत्म होगा तो उसकी शब्दावली को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे और देख लिया करेंगे। भावात्मक जो कार्य होते हैं इन्हें अफेक्टिव एक्शन कहते हैं। ऐसी क्रिया जो किसी भावनात्मक स्थिति की प्रभाव में की जाए तो इसे भावात्मक कार्य कहते हैं। यहीं पर सत्ता है, इसको अथॉरिटी कहते हैं। आप लोग हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं इनके वो भी आप लोग तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सत्ता न दे के हिंदी में ही अथॉरिटी लिख के दे देगा, तो हमें जब पता रहेगा कि इसी को हम अथॉरिटी कहते हैं, ये हो गई अथॉरिटी। तो इसको हम लोग जब पता रहता है तभी हम उसको करेक्ट आंसर लगा पाते हैं, क्योंकि सत्ता तो हम सभी को पता है लेकिन अगर हमें अथॉरिटी नहीं पता है और ऑप्शन में अथॉरिटी दे दिया तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अथॉरिटी जो होती है या सत्ता, इसे कहते हैं ऐसी शक्ति जिसे लोग वैध मानते हैं, यानी कि वैलिड मानते हैं। नौकरशाही जो होती है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो होती है यह प्रशासन की ऐसी प्रणाली जो श्रम विभाजन, कर्मचारियों के पदक्रम, काम काज चलाने के नियमों की औपचारिक संस्था, लिखित प्रलेखों, निर्वैयक्तिक संबंधों, योग्यता के आधार पर नियुक्ति तथा निजी और सरकारी आय के विभेद पर आधारित होती है। ये नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी की लक्षण हैं। अब यहाँ पर कल्विन धर्म जो है इसे कैल्विनिज्म कहते हैं। कल्विन धर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट धर्म की 4 मुख्य धाराएं हैं। हम सभी यह समझ रहे होंगे कि जो कैल्विन धर्म है वह शायद अलग होगा और जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो शायद अलग होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसको पूछ भी दिया जाए कि जो कैल्विन धर्म है या जो ये सारे टर्म्स हैं, जैसे कि ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट धर्म मेन माना गया, जैसे कि यहाँ पर कैथोलिक कैथोलिक जो था, और एक मिनट थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाता है लिखने में। जो कैथोलिक धर्म है और ये तो पहला था। दूसरा जो यहीं पे पाया जाता है वह है प्रोटेस्टेंट धर्म। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, इस प्रोटेस्टेंट धर्म में अब 4 पाए जाते हैं। इनमें 4 कैटेगरी है।
ये चारों कैटेगरी कौन सी है? पहला जो है ये मेथडिज्म कहलाता है, दूसरा जो है ये पाइटिज्म कहलाता है, तीसरा जो है ये बैप्टिज्म और चौथा जो है ये कैल्विनिज्म कहलाता है। तो यहीं पर ये चौथा जो है कैल्विनिज्म अर्थात कैल्विन धर्म की चर्चा वेबर ने की है, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म की ही एक धारा के रूप में है। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की जो 4 मुख्य धाराएं हैं ये कौन सी हैं या इनमें से कौन सी नहीं हैं। तो आप लोगों को जब पता रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैल्विन धर्म के 3 मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन से हैं? ब्रह्मांड जो है वह ईश्वर के महान गौरव के प्रसार के लिए बनाया गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला के उद्देश्य मानवीय समझ से परे हैं, अर्थात यह जो मनुष्य है इसकी समझ से परे है कि आखिर में ईश्वर हमसे क्या चाहता है। तथा बहुत थोड़े से लोग ईश्वर की शाश्वत कृपा के लिए चुने गए हैं, अर्थात पूर्व नियति में इनका विश्वास पाया जाता है कि चाहे हम कर्म जैसे कर लें, लेकिन ईश्वर ने कुछ व्यक्तियों को ऐसा चुना है, उन्हें ही अच्छा जो सुख सुविधा है या बोलेंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह उन्हें ही होती है, बाकी लोग इसी नरक में अपने कर्म करते हैं और भोगते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कैल्विनिज्म धर्म की चर्चा वेबर ने की थी और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ होता है ऐसा आर्थिक संगठन जिसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व पाया जाता है, पूंजी पर निजी नियंत्रण पाया जाता है, बाजार प्रणाली और श्रमिकों की व्यवस्था पाई जाती है, तथा जिसका लक्ष्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो यह पूंजीवाद की कैरेक्टरिस्टिक होती है। करिश्माई अथवा चमत्कारी सत्ता जो है इसे क्या कहते हैं? करिश्मेटिक अथॉरिटी। तो ऐसी सत्ता में नेता के आदेश इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अनुयायियों को नेता के असाधारण गुणों में विश्वास होता है। तर्क विधिक सत्ता जो होती है, लीगल रेशनल अथॉरिटी इसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार की सत्ता में नियमित और सार्वजनिक प्रक्रिया से बने नियमों का पालन किया जाता है, और इस प्रकार की सत्ता जो होती है वह तर्क विधिक सत्ता होती है। जैसे कि जो भी लोग एग्जाम दे के और गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो उस प्रकार की जो अथॉरिटी होती है वह लीगल रेशनल अथॉरिटी अर्थात तर्क विधिक सत्ता में आती है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता क्या होता है? ईसाई धर्म का यह एक सिद्धांत है जिससे पूंजीवाद के सांस्कृतिक स्वरूप का प्रमुख अंश बना है, जैसे व्यक्तिवाद, उपलब्धियों के लिए प्रेरणा, विरासत में मिली संपत्ति और विलासिता का विरोध करना, काम तथा मुनाफे पर जोर, जादू टोने तथा अंधविश्वास का विरोध करना एवं तर्क संगत संगठन के लिए प्रतिबद्धता इनकी पाई जाती है। तो ये आज का लेक्चर आदर्श प्रारूप जो कि मैक्स वेबर का है इससे संबंधित था, और उम्मीद है दोस्तों कि आज आप लोगों को यह लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि जो मेरे लेक्चर हैं इससे आप लोगों को लाभ पहुंचता है तो आप लोग एक लाइक तो बनता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम भी अपने पास जो भी हमारे सक्षम हूँ मैं आप लोगों तक कंटेंट पहुँचाने में, वह मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। तो आप लोग भी बस अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।